Hello dear students, good morning all of you. Thanks for watching video lecture. Today we are going to discuss merits and demerits of the Bohr's atomic model. Okay? So now write down first heading, Bohr's atomic मॉडल की फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा मेरिट. ओके, मेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द मेरिट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आउट करिएगा कि ये बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल, बोर्स साहब ने जो एटॉमिक मॉडल अपना दिया, उनकी मेरिट्स क्या थी. मेरिट्स का सेंस ये है कि रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट पर या जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट पर ये कैसे उस पर डोमिनेट किया. ओके, तो आइए नाउ फर्स्ट पॉइंट इसका पहला है, फर्स्ट है इसका, बोर्स सक्सेसफुली explain atomic spectrum. Okay, atomic spectrum of hydrogen atom and hydrogen like atom. Okay, hydrogen like atom. इतनी बात तो क्लियर है कि बोर साहब का सबसे पहला जो मेरिट्स था कि उन्होंने एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में पहला फोकस उनका था. जो उनका मॉडल तैयार किया गया था, बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो तैयार किया गया था, उनका ऑब्जेक्ट यही था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का. तो इन्होंने बहुत ही सेटिस्फैक्शनली, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेन किया? बोर से सक्सेसफुली एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम. ध्यान से बात को समझिएगा. हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यह हुआ कि आप लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इस पर आप 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए तो यह हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा. मींस हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ मच? 1. एंड इन केस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आल्सो हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, just like as helium. Helium atomic number will be what? 2, 1 positive charge helium. Helium पर अगर 1 पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ मच? इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह के एटम का बेरिलियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप के एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बोहर साहब ने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आसानी से इसको एक्सप्लेन किया. बात क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बोहर साहब का नेक्स्ट पॉइंट क्या है. उन्होंने नेक्स्ट मेरिट में क्या पॉइंट आउट किया. सेकंड पॉइंट, बोर्स explain energy of electron, in different orbit or shell. क्लियर है? बोर साहब इस बात को भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है
वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? वो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा? इस बात को बोर साहब ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। और थर्ड वन इज which also gives radius of shell ऑब्लिक करके कर दीजिएगा ऑर्बिट, विच आल्सो गिव्स रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट when electron revolve around the nucleus, ये भी एक इनका सक्सेसफुल मेरिट्स था, इनकी एक मेरिट्स थी, ये भी एक सक्सेसफुल स्टेटमेंट था, इंटरप्रिटेशन था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो मे बी पॉसिबल कि वो फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा हो, मे बी पॉसिबल कि वो सेकंड सेल में रिवॉल्व कर रहा हो, मे बी पॉसिबल कि वो थर्ड सेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस भी सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस से उसका कितना डिस्टेंस होगा उस एटम के अंदर, इस बात को भी इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। क्लियर है? नाउ फोर्थ वन इज, फोर्थ पॉइंट आउट करिएगा, बोर्स आल्सो एक्सप्लेन Bohr also explain speed of electron, speed का सेंस है वेलोसिटी से, वेलोसिटी। Bohr also explain speed or velocity of electron in different shell। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियरली बात को समझ लीजिए, बोर साहब की एक मेरिट है, ये मेरिट है बोर साहब का, इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया और इनकी ये मेरिट्स है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्वयं की एनर्जी, हाउ मच एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट सेल और सेकंड सेल और थर्ड सेल, एंड आल्सो इंटरप्रेटेड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन। ओके, तो ये इनकी बेटा मेरिट थी, इसको आप ध्यान से बात को पढ़िएगा और इस मेरिट्स पर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपके 11th के एग्जाम में सीधे दे दिया जाएगा, राइट द 3 मेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल की 3 मेरिट्स बताइए क्या है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन वी विल बी डिस्कस डिमेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डिमेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको नोट करिए। ओके, now next one is demerits of the Bohr's atomic model। रटिएगा नहीं, समझ करके पढ़ने की कोशिश करिएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, और रटोगे तो भूल जाओगे।
और अपनी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज लिखने की कोशिश मत करिएगा, अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट दीजिएगा। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, demerits of Bohr's atomic model. What is the demerits of the Bohr's atomic model? Bohr's atomic model की demerits भी हैं, कुछ बातें इन्होंने नहीं बता पाया। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि इनकी डिमेरिट्स क्या है। तो पहली डिमेरिट्स फर्स्ट, ओके, तो लिखिएगा फर्स्ट, Bohr's unable to explain Bohr's unable to explain atomic spectrum of atom having Bohr's unable to explain atomic spectrum of atom having more than 1 electron. ओके, बिल्कुल क्लियर है कि बोर साहब इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, means more than 1 atomic number of the atom, was unable to explain what type of spectrum. बोर साहब इस बात को नहीं बता पाए कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के, जैसे अगर हमने आपको ये कहा आप बेरिलियम एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम ड्रा कर दो, never will you draw the atomic spectrum of the beryllium, क्योंकि बोर साहब के कॉन्सेप्ट में ये था ही नहीं। आपसे कह दूं कि आप लिथियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताइए, नहीं बता पाओगे। आपसे कहा कि आप हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बता दो, नेवर बी पॉसिबल। यू ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सो ऑन। दैट मीन्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू बोर्स ओनली ड्रॉ just like as hydrogen or hydrogen like atom, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम जो आपने देखा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, या जो इनकी एनर्जीज हैं उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्लियर है? नाउ सेकंड वन इज डिमेरिट्स। इनकी सेकंड क्या थी, पॉइंट आउट करिएगा। सेकंड डिमेरिट्स, Bohr's unable to explain फाइन स्पेक्ट्रम। बात ध्यान से समझिएगा, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। Was unable to explain fine spectrum of atom. That means, ध्यान से बात को समझिएगा, इसी में इनका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि बोर साहब जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, इंटरप्रिटेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एटम का, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम पॉइंट आउट हुआ था वो दो तरीके से पॉइंट आउट हुआ था। दो तरीके से किसी एटम का स्पेक्ट्रम टू टाइप से होना चाहिए। एक तो ये होता है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
तो हाइड्रोजन एटम में जो लाइन स्पेक्ट्रम होते थे वो डिफिनिट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते थे, क्वांटाइज्ड लाइट को एब्जॉर्ब करते थे। क्लियर है बात? तो उनके दिमाग में बात ये आई, अच्छा हर वेवलेंथ की लाइट शो नहीं करता था, हर वेवलेंथ की लाइट नहीं दिखती थी, एक डिफिनिट वेवलेंथ की लाइट क्वांटाइज्ड थी। तो उनके दिमाग में बात ये आई कि कुछ स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर अपीयर हो रहा था, कुछ स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर डिसअपीयर हो रहा था। तो जो फाइन स्पेक्ट्रम है, फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस हर वेवलेंथ की लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसी को कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रम, या यूं कह लीजिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, तो इस बात को नहीं बता पा रहे थे कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम एटम के अंदर आ रहा है तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं आ रहा है। इस बात का उनके पास कोई सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्लियर है? इस बात को नहीं बता पा रहे थे कि इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट आउट करिएगा, थर्ड नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए। थर्ड देखिएगा, दिस मॉडल is unable to explain, ध्यान से बात को समझिएगा, this model is unable to explain, this model is unable to explain atomic spectrum in electric field and magnetic field. This model is unable to explain atomic spectrum in electric field and magnetic field. एक बात बताइएगा, जब भी स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता था तो नो डाउट कि जैसे ये एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल है। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाता है, भाई ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये चला गया हायर एनर्जी सेल में, और हायर एनर्जी सेल से फर्दर ये जब लोअर एनर्जी सेल में आता है, जिस एनर्जी से ये गया है, जिस एनर्जी सेल से गया है, जब ये लोअर एनर्जी सेल में आता है, ये क्यों आता है इस बात में हम लोग इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। तो ध्यान देना कि जब ये रिबैक होता है तो यहां से एनर्जी इमिट करता है। क्लियर है? इसी स्पेक्ट्रम को हम तो ऑब्जर्व करते हैं, और यह स्पेक्ट्रम अगर यही मैग्नेटिक फील्ड हम प्लेस कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दें, व्हाट आर द सिचुएशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तब एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्या सिचुएशन होगा, इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है बातें? आइए नेक्स्ट पॉइंट आउट करते हैं। मीन्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोहर्स अनेबल टू एक्सप्लेन, बोहर्स ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइंट आउट करिए, फोर्थ बोर्स अनेबल टू एक्सप्लेन, ये भी नहीं बता पाए, बोर्स अनेबल टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स
was unable to explain geometry of molecules when two or more atom combine. When two or more atom combine together to forms मॉलिक्यूल. बिल्कुल क्लियर है कि बोहर साहब इस बात को भी नहीं बता पा रहे कि एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है, कंबाइन भी करता है कि नहीं करता, इस बात को भी उन्होंने नहीं बता पाया. एक एटम दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करता है और कंबाइन करके जब वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स की स्वयं की अपनी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा. ज्योमेट्री का मतलब शेप, ज्योमेट्री दैट मीन्स शेप. क्लियर है. और फिफ्थ पॉइंट आउट करिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट आउट करिएगा, नोट करिए इसको, तुरंत नोट करिए. फिफ्थ पॉइंट आउट करिए. दिस मॉडल is unable to explain, this model is unable to explain electron have dual nature. Dual nature that means particle nature, particles nature, particle nature and वेव नेचर. इस बात को भी नहीं बता पाए. नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो स्पीड में मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv². अगर वेलोसिटी है तो मास होगा, मास है तो पार्टिकल का नेचर रखेगा. क्लियर है. तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पास है. इस बात को बोर साहब अपने एटॉमिक मॉडल में इसका कोई सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. तो मेरे ख्याल से लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा. ओके, तो ये पॉइंट आउट करिएगा फिफ्थ. और नाउ लास्ट पॉइंट आउट करिएगा 6. ओके, 6 पॉइंट आउट करिएगा. बोर्स fails to explain, Bohr fails to explain position and momentum. Position and momentum of electron. ध्यान से बात को समझिएगा. Bohr failed to explain position and momentum of electron simultaneously and accurately क्लियर है. एक बात ध्यान देना कि बोर साहब इस बात को भी नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये बेटा मास इनटू वेलोसिटी होता है. मोमेंटम, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम. और इनकी पोजीशन, एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन को बोर साहब नहीं बता पा रहे थे. मोमेंट क्योंकि हमेशा ये बदलता रहेगा भाई. इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्विंग नेचर है. अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्विंग.
If electron is always revolve around the nucleus, no any fixed position in the cell. In same time, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन इस ऑर्बिट में होगा तो ये होगा, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बेटा ये डिमेरिट्स है, आप लोग इसको एक दो बार लिखिएगा और इसकी डिमेरिट्स आपको याद हो जाएगा, और उनकी मेरिट्स क्या है वो हम पढ़ते पढ़ते याद कर लिए। हमने एक एक फार्मूले का डेरिवेशन आपको दिया है, उसको 2 बार 3 बार अपनी कॉपी पर लिखिएगा, और एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार आप वॉच करिएगा, तो बातें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनते सुनते लिसनिंग करते करते वो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं आपसे। ओके, हटा दो इसको, नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए। ओके, आइए फिर आगे इतनी बातें इनकी जो डिमेरिट्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल, ठीक। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल, ओके, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जरा ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है? इस पर वर्क किया था सबसे पहले डी ब्रोगलीज ने। किसने वर्क किया था? डी ब्रोग। जरा ध्यान से बात को समझिएगा, और बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा है बेटा, उस पर आप जोड़ न दे करके अपनी लैंग्वेज में खुद से उसको समझिएगा और अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने के प्रयास करिएगा, तो बातें दिमाग में रुकेंगी काफी समय तक। ओके, तो डी ब्रोगलीज, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, डी ब्रोगलीज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने क्या काम किया है जरा देखिएगा। डी ब्रोगलीज ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो होता है ड्वेल नेचर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है वो ड्वेल नेचर होता है। ये डी ब्रोगलीज ने अपना स्टेटमेंट में दिया, इलेक्ट्रॉन का नेचर ये ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर का सेंस क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का नेचर रखता है, पार्टिकल्स नेचर। क्लियर है? और दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव का नेचर रखता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का नेचर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें मास होता है, और इलेक्ट्रॉन वेव का नेचर इसलिए रखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है? अच्छा ध्यान देना, अब डी ब्रोगलीज ने एक फार्मूला दिया, वेवलेंथ
और वेलोसिटी के टर्म में उस इलेक्ट्रॉन या उस ऑब्जेक्ट के मास हो, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो, उसकी अपनी स्वयं की कोई न कोई वेलोसिटी हो, और उसका वेवलेंथ के साथ एक इक्वेशन उन्होंने दिया। क्या दिया? लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। इस इक्वेशन को पॉइंट आउट करिएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। लैम्डा जो है बेटा, ये आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ। लैम्डा आपका वेवलेंथ, और h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंड नाउ m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉन, अगर ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? एंड ये मास और v जो है ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा p जो है, आप ये जानते हैं कि p इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो m है मास, p है v है वेलोसिटी, तो p जो है यही आपका मोमेंटम है। क्लियर? तो ये इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी और लैम्डा इक्वल टू h बाई p, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। आपसे डी ब्रॉगलीज की बात कही जाए तो व्हाट इज डी ब्रॉगलीज, आप तुरंत बताइए। इलेक्ट्रॉन का नेचर डबल नेचर होता है, डी ब्रॉगलीज ने ही स्टेटमेंट दिया है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डबल नेचर होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज। वन ऑफ द रिलेशन इज डिराइव्ड बाय द डी ब्रॉगलीज, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी या लैम्डा इक्वल टू h बाई p। आपने इतना स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब आपको डी ब्रॉगलीज का नॉलेज है, आप डी ब्रॉगलीज के बारे में जानते हैं। तो इनके स्टेटमेंट को थोड़ी सी और इलाबोरेट करते हैं, देखिएगा जरा। आइए अब इसी को हम चाहें तो इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट आउट कर दें। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज, अकॉर्डिंग टू या डी ब्रॉगलीज, de Broglie suggest that de Broglie suggest या और आसान बना लीजिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इलेक्ट्रॉन have dual nature, electron have dual nature. One is the particle nature and another one is wave nature. ध्यान से बात को समझिएगा। According to de Broglie, electron have dual nature. One is the particle nature and another one is the wave nature. If particles having mass m, if a particles having mass m and velocity v,
ध्यान से बात को समझिएगा। इफ पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, सारा खेल तो न्यूक्लियस के ही आसपास हो रहा है, अराउंड न्यूक्लियस, वन ऑफ रिलेशन with respect to wavelength, okay, with respect to wavelength, lambda equal to h by mv, इसी रिलेशन को तो डिराइव किया उन्होंने, और lambda equal to h by p, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए, बिल्कुल आसान डिफिनेशन है, क्लियर है। तो आइए जरा सा इसके थोड़ी सी हम और डेप्थ चलते हैं, बातें थोड़ी सी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के इसके कुछ टिप्स को पॉइंट आउट करते हैं। जरा देखना, यहां एक छोटा सा बेटा नोट करके लिखिएगा, नोट, क्लियर है, नोट करके लिखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट having lighter mass, क्लियर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट का मास जो है वो लाइटर हो, हल्का हो, क्लियर है, mass of the object lighter, if object having lighter mass, wavelength will be largest, क्लियर है, अगर मास हल्का है तो वेवलेंथ उसका, मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, मास हैवी है तो वेवलेंथ कम होगा, क्लियर है बात है। अब इस पर आपके कुछ क्वेश्चन आपके जो है कि साइड बुक और आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं कि m की वैल्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि इफ ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास, या आपका दे दिया है इफ ए बॉल हैविंग मास इज इतना ग्राम्स एंड मूविंग विथ वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो h की प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप पॉइंट आउट कर दोगे, और नाउ m की वैल्यू एंड v की वैल्यू, यू विल गेट वेवलेंथ, ओके, नोट करिए इसको। थैंक यू। अगली हेडिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्लियर है। तो इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिस्कस हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इतना आप लोग तब तक रिवीजन करते रहिए, और जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे और क्वांटम नंबर की बात करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक्स।